वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई और चल रही एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है मंगलवार, जिसमें पायल राजपूत लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली ये मूवी कब का रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेलर रिलीज करने के बाद बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने और थोड़ा टाइम लेकर बाकी लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया इस मूवी को। अब मूवी के बारे में बात करें तो स्पेशली मुझे मूवी का मेकिंग जबरदस्त लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी और सस्पेंस ऑसम है। कोई भी सस्पेंस रिवील होने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं डायरेक्टर भाई साहब। दैट पार्ट इज ऑसम यार। ओवरऑल मूवी मस्ट वॉचेबल जरूर है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले से ही मूवी बहुत ही लंबी है। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1986 के दरमियान, जहाँ पर दो 12 या 13 साल के बच्चों को दिखाया जाता है। लड़की का नाम होता है सैलू, लड़के का नाम होता है रवि। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और एक्चुअली कल इन दोनों ने किसी मेले में फोटो खिंचवाई थी अपनी। फोटो देखकर सैलू कहने लगती है कि रवि, इस फोटो में तुम बहुत ही मस्त लग रहे हो। रवि कहने लगता है, हाँ वो तो है, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही सैलू, क्योंकि तुम्हारी आंखों में काजल नहीं है। सैलू कहने लगती है, हाँ रवि, घर में काजल हो गया, मेरी नानी अभी तक नहीं लाई। तभी रवि सैलू को काजल देने लगता है। सैलू पूछने लगती है कि ये काजल कहाँ से लाए। रवि कहने लगता है कि कल रात में मालचम्मा के मंदिर में जाकर ले आया। सैलू शौक में रहकर पूछने लगती है कि उतनी रात को तुम मंदिर में गए, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। रवि कहने लगता है, डर तो लगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में काजल जरूरी है। जब तुम अपनी आंखों में काजल लगाती हो तो ऐसा लगता है सफेद आसमान में काले बादल छाए हो, उतनी खूबसूरत लगती हो तुम। उसके बाद जब ये दोनों वापस अपने घर आने लगते हैं तो कुएं में एक छोटा डॉगी नजर आता है। तो ये दोनों बहुत ही मुश्किल से उस डॉगी को उस कुएं से बाहर निकालते हैं। सैलू इस डॉगी को अपने घर ले जाने लगती है। तभी सैलू ये देखती है कि इसके घर को इसके फादर आए हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि सैलू की माँ मरने के बाद सैलू के फादर ने दूसरी औरत से शादी कर ली और वो औरत अपने पति को लेकर दूसरे गाँव शिफ्ट हो गई। सैलू की माँ मरने से पहले सैलू के नाम पर कुछ जमीन रखा होता है। सैलू अपनी नानी के पास ही रहती है। जब सैलू का फादर और उसकी स्टेप मॉम सैलू की नानी के पास आकर उस जमीन के बारे में बात करने लगते हैं कि अगर वो जमीन मेरे नाम पर होगी तभी सैलू को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और एक्चुअली सैलू का फादर अपनी दूसरी पत्नी के इशारों पर ही चलता रहता है। सैलू अपने फादर से बहुत प्यार करती रहती है, लेकिन सैलू के फादर को सैलू की फिक्र ही नहीं होती। बस जमीन के बारे में बात करके वापस चले जाते रहते हैं। सैलू की नानी वो जमीन किसी को भी नहीं देना चाहती सिवाय सैलू के। इसी बात पर झगड़ा चलते रहता है। उसके बाद बेचारी सैलू मंदिर में आकर बहुत रोने लगती है। तभी सैलू के पास रवि आता है, उसको समझाने लगता है, अरे सैलू, तुम उनके बारे में फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारे फादर और मेरे फादर रहकर भी कोई फायदा नहीं। तभी मंदिर के पास रवि का फादर आकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है कि मैंने तुमको बीड़ी लाने के लिए कहा और तुम यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हो। और इसी तरह रवि का फादर सैलू से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है। इसके कुछ दिनों बाद सैलू मैच्योर होती है। सैलू की नानी फटाफट से सैलू के फादर को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि सैलू मैच्योर हुई है, आप लोग प्लीज यहाँ पर आइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन सैलू की सौतेली माँ आने से टोटली मना करने लगती है और इसी तरह सैलू के फादर को भी नहीं भेजती। बेचारी सैलू की नानी ही सैलू को इन सारी चीजों के बारे में समझाने लगती है कि बेटा, लड़कियों के लिए ये सब कुछ कॉमन है। थोड़ा रस्म रिवाज भी करने लगती है। हर एक रात रवि का घर जल के राख हो जाता है। उसी घर में रवि और उसका फादर मर जाते हैं। ये देखकर बेचारी सैलू बहुत दुखी होने लगती है कि इस दुनिया में दो ही लोग इसके चहेते हैं, इसकी नानी और रवि। रवि दुनिया से चला गया। उसके बाद सीन 10 साल बाद शिफ्ट होता है 1996 मंगलवार रात को ठीक 1 बजे 16 मिनट। तभी उसी गलियों से एक कुत्ता किसी जगह पर भागते रहता है और इसी तरह गांव के बाहर हम एक औरत को देखते हैं जो अपने दोनों हाथों पर और सर पर आग लेकर किसी जगह पर भाग रही होती है। सुबह होने के बाद एक बूढ़ा आदमी किसी चीज को बहुत ही गौर से देखते रहता है। तभी गुजरता हुआ एक बंदा कहने लगता है, अरे बुढ़ऊ, इतना क्या घूर घूर के देख रहे हो, ऐसा क्या है वहाँ पर। तो वहाँ पर देखने पर यह बंदा भी बस ऐसे ही देखते रहता है। देखते ही देखते काफी सारे गांव के लोग वहाँ पर जमा होकर उसी चीज को देखते रहते हैं। अब इसी गांव में काशीराज और पुली नाम के 2 बंदे रहते हैं। पुली बेचारा अंधा होता है। ये दोनों जहाँ पर भी जाते एक साथ ही जाते। तभी काशी इन गाँव वालों को देखता है जो किसी चीज को बहुत ही गौर से देखते रहते हैं। तो काशी पुली को लेकर उस जगह पर जाने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या है। अब पुली को नजर नहीं आता
तो काशी से पूछने लगता है, अरे साहब आखिरकार यहाँ पर हम क्यों खड़े हैं, क्या है वहाँ पर। और एक्चुअली एक दीवार पर कुछ लिखा होता है कि डेनियल की बीवी का और दूसरे बंदे का चक्कर चल रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डेनियल आता है, काशी से पूछने लगता है, अरे काशीराज जी यहाँ पर इतने लोग क्यों खड़े हैं, आखिरकार उस दीवार पर क्या लिखा है। मतलब डेनियल को पढ़ना नहीं आता। अब काशी के पास कुछ भी ऑप्शन ना होने की वजह से जो लिखा है वो पढ़ के सुनाता है। यह सुनने के बाद डेनियल को बहुत गुस्सा आता है, अपनी बीवी को मारने के लिए उसके घर जाने लगता है। दूसरी तरफ इस गाँव में एक बहुत ही पुराना कुआं होता है। उस कुएं के ऊपर कुछ बटरफ्लाइज घूमने लगते हैं और उसी कुएं के पास 2 लोगों की लाश पड़ी होती है, वही डेनियल की बीवी की और उस बंदे की। इन दोनों ने जहर खाकर मर गए। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है, सारे गांव वाले यहाँ पर आते हैं। गांव वाले यही सोचने लगते हैं कि शायद बदनामी की वजह से इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। पता नहीं किसने दीवार पर इन दोनों के नाम लिखा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर माया नाम की एक एसआई आती है। रिसेंटली इसका ट्रांसफर यहाँ पर हुआ होता है। अब इसी गांव में वासु नाम का एक फोटोग्राफर होता है, लाशों की फोटोज खींचते रहता है। उसके बाद माया डेनियल से थोड़ा बहुत पूछताछ करने लगती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे, तुम्हारी बीवी कहाँ पर थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में गांव वालों से कहने लगती है कि मुझे इनके डेथ में शक है, इन दोनों का पोस्टमार्टम करना होगा। लेकिन गांव वाले इसके लिए टोटली मना करने लगते हैं, क्योंकि गांव में कभी भी किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। काशी कहने लगता है कि आप पहले हमारे गांव के जमींदार से परमिशन लेनी होगी। तो दूसरे सीन में प्रकाशम नाम के एक जमींदार को दिखाया जाता है। सुबह उठते ही प्रकाशम अपने फादर की फोटो को चप्पल से मारते रहता है, क्योंकि मरते मरते इसके फादर ने इसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय इस खटारा बंगलों के। और इसी तरह प्रकाशम बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा होता है। तभी प्रकाशम के सामने इसकी बीवी आरती लाती है, लेकिन प्रकाशम को भगवान पर यकीन ही नहीं होता। अपनी पत्नी को डांट टपट कर वो क्राइम स्पॉट पर जाता है, और वो भी फुल दारू पीकर। माया प्रकाशम से परमिशन मांगने लगती है कि मुझे इन दोनों की डेथ्स पर थोड़ा शक है, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। लेकिन प्रकाशम इसके लिए टोटली मना करने लगता है कि हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं होने भी नहीं दूंगा। बस इन दोनों का पोल खुल गया, इसीलिए ये दोनों मर गए, ऐसा ही स्टेटमेंट लिख लो। उसके बाद डेनियल की बीवी क्रिश्चियन होने की वजह से क्रिश्चियन तरीके से उसका अंतिम संस्कार करने लगते हैं, मतलब जमीन में गड़ाते हैं। दूसरे सीन में हमको एक मास्क वाला बंदा नजर आता है जो लाशों को जलाते रहता है। खैर अब काशी के बारे में बात करें तो काशी गांव की हर एक औरत से फ्लर्टिंग करते रहता है, लेकिन कोई भी औरत इसको भाव ही नहीं देती। तभी उसी रास्ते से इस गांव का डॉक्टर गुजरने लगता है। काशी और पुली ये दोनों एक दूसरे में उस डॉक्टर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि एक समय में ये डॉक्टर भी बहुत ही रोमांटिक हुआ करता था। उसके बाद इस डॉक्टर के पास एक वाइफ एंड हस्बैंड अपनी बच्ची को लाते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी को कलरा है, फटाफट से इसको टाउन ले जाना पड़ेगा, गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं है। और इसी तरह ये डॉक्टर उन लोगों को कुछ पैसे भी देने लगता है खर्चों के लिए। दूसरी तरफ नानी नाम का एक बंदा गुरुजा नाम के एक बंदे के घर आकर गुरुजा की बहन से थोड़ा रोमांस करने लगता है, क्योंकि ये लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। तभी गुरुजा अपने घर आने की वजह से नानी वहाँ से चला जाता है, और एक्चुअली नानी वासु का फ्रेंड होता है। खैर दूसरे दिन गांव में किसी बंदे की बेटी मैच्योर होने की वजह से वो सारे गांव वालों को अपने घर दावत पर बुलाता है। उसी जगह पर गुरुजा और उसके फ्रेंड्स इसी बात को लेकर डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार दीवार पर उन दोनों के नाम किसने लिखा, और एक्चुअली मरने वाला गुरुजा का फ्रेंड ही होता है। गुरुजा कहने लगता है कि मुझे तो वासु पर ही शक है। अब नानी गुरुजा की बात सुनकर वासु के पास आकर बताने लगता है कि गुरुजा तुमको गांव में बदनाम कर रहा है। तो वासु गुरुजा के पास जाकर एक लात मारता है। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। उसी दावत में काफी सारे लोग छोटी सी छोटी बात को लेकर एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं। सच में यहाँ पर ये 10 मिनट की सीन गजब है। 2 लोगों से ये झगड़ा स्टार्ट होकर वहाँ के सारे लोगों में झगड़ा होने लगता है। तभी इस फंक्शन को जमींदार की गाड़ी आने की वजह से सारे लोग बहुत ही चुप हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। फंक्शन को प्रकाशम नहीं आता। प्रकाशम की बीवी इस फंक्शन को आकर मैच्योर हुई लड़की को कुछ गिफ्ट वगैरह देने लगती है। प्रकाशम की बीवी जाने के बाद दोबारा ये सारे लोग एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं। फाइनली इस गांव के बड़े लोग इन सारे लोगों को रोक लेते हैं। सच बताऊं तो इट्स ए ऑसम सीन। खैर दूसरे दिन इस गांव का पुजारी जमींदार प्रकाशम के पास आकर आने वाले गांव के फेस्टिवल के लिए थोड़ा चंदा मांगने लगता है। अब प्रकाशम को तो भगवान पर यकीन नहीं होता, तो उस पुजारी को बहुत जलील करने लगता है। पैसे ही नहीं देता, उसको मारने की धमकी भी देने लगता है। लेकिन प्रकाशम की बीवी बहुत ही दयालु होती है, उस पुजारी को अपने पास बुलाकर फंक्शन के लिए अच्छा खासा पैसा देने लगती है। और गांव का फंक्शन सोमवार की रात को शुरू होकर
मंगलवार की रात को खत्म होगा। तो उसी तरह से इस गांव में जबरदस्त तरीके से फंक्शन होने लगता है। यहाँ पर एक गाना चलता है जो बहुत ही मस्त है। इस गांव की देवता होती है मालच्चा माँ। इसी गांव के बाहर वो मास्क वाला बंदा बहुत जबरदस्त तरीके से डांस करते रहता है। गांव का फंक्शन होने के बाद दोबारा एक औरत अपने दोनों हाथों में अपने सर पर आग लेकर कहीं पर भागती रहती है। ये औरत कौन है हमको बाद में पता चलेगा। हर सुबह होने के बाद एक दूध वाला बंदा किसी जगह पर आकर कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। दोबारा इस जगह पर काफी सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, उसी चीज को देखते रहते हैं। बात यह है कि किसी दीवार पर दोबारा दो लोगों के नाम लिखे हैं, एक मर्द और औरत। इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। बाद में पता चलता है कि इस गाँव के लास्ट में उन दोनों की लाश एक पेड़ से लटक रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दोबारा इंस्पेक्टर माया आती है। गुरुजा को देखकर कहने लगती है कि अब तक जो दो लोग मरे वो तुम्हारे दोस्ती थे ना, अब लगता है शायद तीसरा तुम्हारा नंबर ही होगा, थोड़ा बच के रहियो। वासु से पूछने लगती है कि तुम्हारा और गुरुजा का कुछ झगड़ा चल रहा है। वासु कहने लगता है नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, बस वो नॉर्मल से झगड़ा है। थोड़ी देर के बाद जमींदार प्रकाशम यहाँ पर आता है। माया प्रकाशम से कहने लगती है कि मुझे पूरा शक है कि पहले दो लोग मरे और अब दो लोग मरे। इन्होंने आत्महत्या नहीं की, किसी ने इन चारों को मारा। मैं पहले से ही बता रही हूँ आप लोगों को, इन डेथ्स के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। इसके लिए मुझे डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। अगर मना किया तो गांव में हत्याएं ऐसी होती ही रहेंगी और हत्यारा जरूर इसी गांव का कोई बंदा है। अब प्रकाशम माया को परमिशन दे देता है। उसके बाद माया डेनियल की बीवी की कब्र खोदकर उसकी लाश निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कब्र में डेनियल की बीवी की लाश ही मौजूद नहीं होती। मतलब हत्यारा सारे सबूतों को मिटा रहा है। दूसरे दिन गांव के सारे लोग मंदिर में पंचायत बैठते हैं। गांव के बड़े यही कहने लगते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस चीज को रोकना होगा, वरना पता नहीं और कितने लोग मर सकते हैं। पहले हम लोगों को उस बंदे को पकड़ना होगा जो दीवार पर नाम लिख रहा है। हर मंगलवार ये मौतें हो रही है। आज रात से ही हम लोग उस बंदे को तलाश करेंगे, गली गली ढूंढकर। उसके बाद पुलिस के हाथ ढिंडोरा पिटवाने लगते हैं कि आज रात सारे लोग अपने अपने घरों में रहे, स्पेशली जो लोग अफेयर में हैं वो लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। सो उसी तरह से रात होने के बाद गांव के नौजवान लोग गली गली पेट्रोलिंग करने लगते हैं। एट द सेम टाइम गांव के एंड में एक अनजान औरत अपने दोनों हाथों पर सर पर आग लेकर कहीं पर भाग रही होती है। कुछ रात गुजरने के बाद एक अनजान बंदा किसी जगह पर आकर जब किसी के नाम लिखने ही वाला होता है, तभी गुरुजा और उसके दोस्त इस बंदे को देख लेते हैं। इस बंदे को पीछा करने लगते हैं। वो बंदा इन लोगों से भागने लगता है। मतलब यहाँ पर बहुत ही लंबी चेजिंग होने लगती है। एट द सेम टाइम गांव का डॉक्टर दूसरे गांव जाकर बस के जरिए से अपने गांव में वापस आता है। जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो इस गांव के पुराने कुएं के पास किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती रहती है। दूसरी तरफ गुरुजा उसके दोस्त उस अनजान बंदे को बहुत दौड़ाने लगते हैं, पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। फाइनली बहुत ही मुश्किल के साथ उस अनजान बंदे को पकड़ ही लेते हैं। वो अनजान बंदा और कोई नहीं, वासु का फ्रेंड नानी होता है। दूसरी तरफ जब वो डॉक्टर उस कुएं की तरफ जाता है तो कुएं के ऊपर एक लड़की बैठी होती है। बहुत ही भयंकर तरीके से वो लड़की इस डॉक्टर को देखने लगती है। डॉक्टर शॉक में रहकर इसके मुंह से एक ही नाम निकलता है, सैलू। इस तरह से आधी मूवी खत्म होती है। यहाँ से पायल राजपूत की एंट्री होती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 18 महीनों पहले, जहाँ पर सैलू को दिखाया जाता है और फिलहाल सैलू कॉलेज पढ़ रही होती है। अभी तक इसके फादर ने इसको नहीं अपनाया, अपने नानी के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। अब सैलू तो जान जवान खूबसूरत होती है तो गांव के काफी सारे लड़के इसको ताड़ते रहते हैं, लेकिन सैलू किसी को भी भाव भी नहीं देती सिवाय अपने प्रोफेसर के। मतलब सैलू अपने टीचर से ही प्यार करती रहती है। जब भी इसका प्रोफेसर सैलू से बात करता, सैलू बहुत खुश होने लगती है। और एक्चुअली इस टीचर का नाम होता है मदन, और ऐसा लगता है कि मदन भी थोड़ा सैलू को लाइक करता है। एक रात जब सैलू मदन को याद करते हुए थोड़ा मुस्कुरा रही होती है तो अचानक से पता नहीं सैलू को क्या हो जाता है, उसका लेफ्ट हैंड कांपने लगता है। सडनली इसको ब्लैकआउट होने लगता है और इसी तरह सैलू को कलरफुल के बटरफ्लाइज नजर आने लगती है। थोड़ी देर के बाद सैलू की आंखें ओपन करने पर सैलू शॉक में रह जाती है। एक दिन मदन का बर्थडे होने की वजह से सैलू अपने हाथों से मीठा बनाकर मदन के घर जाती है, उसको देने लगती है। अब बाहर जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही होती है। मदन सैलू से कहने लगता है, अरे सैलू थोड़ी देर बैठ जाओ, बारिश कम होने के बाद चली जाना। इस तरह से सैलू को बिठाकर एक किताब लेकर रोमियो जूलियट की कहानी सुनाने लगता है कि शेक्सपियर ने क्या खूब लिखा।
इस तरह से रोमांटिक कहानी बताते हुए मदन धीरे धीरे सैलू के करीब आने लगता है, किस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सैलू फटाक से मदन के घर से बाहर चली जाती है। लेकिन अब सैलू मदन से प्यार करती रहती है ना, तो वापस मदन के पास आकर इसके साथ अपना रोमांटिक सफर दोबारा कंटिन्यू करने लगती है। सो दूसरे दिन से ये दोनों रेगुलरली मुलाकातें करने लगते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। एक दिन सैलू को यह बात पता चलती है कि मदन ने कॉलेज छोड़ दिया। मदन के प्लेस पर दूसरा प्रोफेसर आने लगता है। सैलू तो यही सोचने लगती है कि शायद मदन कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया होगा। लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी मदन वापस नहीं आता। वन फाइन डे मदन किसी लड़की से शादी करके अपने कॉलेज आता है। यह देखकर सैलू के तो होश ही उड़ जाते हैं, समझ जाती है कि मदन ने उसको धोखा दिया। जब सैलू यही बात मदन से पूछने लगती है तो मदन सैलू को डायरेक्टली बोल देता है कि मैंने तुमको यूज करके छोड़ दिया। तुम बस एक बार पढ़ के बंद कर देने वाली किताब हो, तुमको बार बार नहीं पढ़ा जा सकता। समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेचारी सैलू बहुत दुखी होने लगती है। उसके बाद जब सैलू वापस अपने घर आती है तो इसकी नानी दुनिया से जा चुकी होती है। उसके बाद सैलू का फादर और उसकी सौतेली माँ सैलू के घर आते हैं। गांव वाले सैलू के फादर से यही कहने लगते हैं कि अब सैलू का इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे। सैलू का फादर और उसकी सौतेली माँ यही कहने लगते हैं कि जब वो अपनी जमीन हमारे नाम करेगी तभी तो हम उसकी परवरिश कर सकते हैं। गुस्से में आकर सैलू अपनी जमीन के पेपर्स अपने फादर के मुंह पर फेंकने लगती है। सैलू का फादर कहने लगता है तुम्हारी कितनी हिम्मत, इन सारे लोगों के सामने मुझे जलील किया। सैलू कहने लगती है कि तुम बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। यही मौके का फायदा उठाकर सैलू की सौतेली माँ उन जमीन के पेपर्स को लेकर उस घर से चली जाती है। उसके बाद बेचारी सैलू बहुत डिप्रेस होने लगती है। दुनिया में इसका कोई अपना नहीं, जिसको प्यार किया उसने धोखा दिया। कभी गुस्सा करती, कभी रोती, कभी मायूस होती। मदन दूर होने के बावजूद भी सैलू को हर वक्त मदन ही नजर आते रहता है। एक दिन जब सैलू किसी जगह पर गुमसुम सी बैठी रहती है तो गांव का एक लड़का सैलू को बुलाने लगता है। लेकिन सैलू उस लड़के में मदन को देखकर उस लड़के को अपने पास बुलाने लगती है। मदन ही समझकर इसके साथ कांडवान करने लगती है। इसी दरमियान में सैलू का हाथ दोबारा कांप कर इसको ब्लैकआउट हो जाता है और इसको कलर कलर के बटरफ्लाईज नजर आने लगती है। जब सैलू अपनी आंखें खोलती है तो इसके बगल में दूसरा बंदा होता है और ये कहीं और। सैलू अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी लकड़ियों की फैक्ट्री में काम करती रहती है। उसके बाद जब भी सैलू अपने काम पर जाने लगती, इस गांव का हर एक बंदा, बूढ़ा जवान, सैलू को ही देखते रहता है। जब सैलू बस में बैठकर कहीं पर जा रही होती है तो इसके बगल में ही कोई बंदा बैठा रहता है। बस हिलने की वजह से वो बंदा धीरे धीरे सैलू को टच होते रहता है। दोबारा सैलू को वही दौरे पड़ने लगते हैं। इसका हाथ हिलने लगता है, लेकिन सैलू हमेशा अपने हाथ पर एक रबर पहन के होती है। जब भी इसका हाथ हिलता उस रबर से अपने आप को जख्मी करती रहती है। ऐसा करते करते ऑलरेडी सैलू का हाथ बहुत जख्मी होता है। मतलब सैलू ने ऐसा काफी सारी बार कर चुकी होती है। अब सैलू जिस फैक्ट्री में काम कर रही होती है उस फैक्ट्री का ओनर अपने दोस्तों को सैलू के पास भेजता है, क्योंकि सैलू ने अपने फैक्ट्री ओनर के साथ काफी सारी बार कांड किया होता है। जब वो लोग हल्के से सैलू को टच करने की कोशिश करने लगते हैं तो सैलू इन लोगों से दूर हटने लगती है। सैलू का ओनर सैलू को डांटने लगता है, आज ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, चुपचाप मेरे दोस्तों को खुश करो। गुस्से में आकर वो बंदा सैलू के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उसको फैक्ट्री से निकाल देता है। उसके बाद बेचारी सैलू नदी के पास जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती। उसी रात सैलू एक लड़के को अपने घर बुलाती है। वह इसके साथ पहली बार कांड किया था। सैलू अपने कपड़े उतार के उस लड़के से कहने लगती है कि मुझे मारो, तो वो बंदा उसी तरह से सैलू को बहुत मारने पीटने लगता है। जब सैलू रोती हुई नीचे बैठ जाती है तो तब वो लड़का सैलू के ऊपर हाथ डालने लगता है। ये देखकर सैलू जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उस लड़के को बाहर जाने के लिए कहती है। डर के मारे वो बंदा वहाँ से भाग निकलता है। समझ में ही नहीं आता कि सैलू ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। दूसरे दिन से बेचारी सैलू दर बदर भटकने लगती है। इसको पता ही नहीं चलता ये कहाँ पर जा रही है। और इसी तरह जब भी इसका हाथ फड़फड़ाने लगता वो किसी भी अरे गहरे से संबंध बनाने लगती है। सारे गांव वाले सैलू की ये हरकतें देखकर इसके बारे में ही बात करते रहते हैं। एक दिन कुछ गांव वाले जमींदार प्रकाशम के पास जाकर सैलू के बारे में बताने लगते हैं कि सैलू खुलेआम ऐसी वैसी हरकतें कर रही है। तो प्रकाशम सैलू को इसके पास लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सैलू एक नई साड़ी पहनकर कहीं पर जाने वाली होती है। तभी गांव वाले सैलू को घसीटते हुए प्रकाशम के पास लाते हैं। प्रकाशम पूछने लगता है कि आखिरकार तुम गांव में ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। सैलू बस रोती रहती है, कुछ जवाब भी नहीं देती।
सो प्रकाशम गांव वालों को ऑर्डर देने लगता है कि इसको पत्थर से मार मार कर गांव से बाहर कर दो। तो सच में गांव वाले बेचारी सैलू को बहुत मार पीट कर इस गांव से बाहर ढकेल देते हैं। दूसरे दिन सैलू की लाश उस गांव के कुएं के अंदर पाई जाती है। बेचारी सैलू जिल्लत की जिंदगी ना जीते हुए कुएं में कूदकर मर चुकी होती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। अब नानी तो पकड़ा गया ना, वो पुलिस स्टेशन में होता है। नानी माया से कहने लगता है, मैडम मैंने किसी की भी हत्या नहीं की। एक्चुअली गुरुजा की बहन मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं हम दोनों के नाम दीवार पर लिखा तो शायद गांव वाले हम दोनों की शादी करवा देंगे, इसीलिए मैंने हम दोनों के नाम लिखने की कोशिश की। मैंने किसी को नहीं मारा मैडम, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स माया के हाथ लगते हैं। रिपोर्ट पढ़ने के बाद कांस्टेबल से कहने लगती है कि वो हत्याएं नानी ने नहीं की, इसको छोड़ दो। उसी रात गुरुजा और कुछ गांव वाले किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं। गुरुजा कहने लगता है, मुझे ऑलरेडी पता था कि नानी हत्यारा नहीं है, लेकिन आज रात वो हत्यारा जरूर दीवारों पर नाम लिखेगा। आज रात साले को पकड़ कर ही रहेंगे। इस तरह से गांव वाले उस रात दोबारा अपने गांव में पेट्रोलिंग करने लगते हैं, असली हत्यारों को ढूंढने लगते हैं। इसी दरमियान में एक बंदे को देवी माँ के रूप में कोई नजर आता है। ये देखकर वो बंदा डर के मारे गुरुजा के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मैंने देवी माँ को देखा, मैंने देवी माँ को देखा। यहाँ पर एक्चुअली बात यह है कि अपने दोनों हाथों पर सर पर आग लेकर जाने वाली और कोई नहीं, उस मंदिर में काम करने वाली एक बंदी है। हर मंगलवार ये औरत ऐसा करती है गांव के भलाई के लिए, और इस औरत की फैमिली सदियों से ऐसा करती आ रही है, मतलब बिना किसी को नजर आए ये क्रिया करना। सो इसी औरत को देखकर वो गांव वाला बंदा डर चुका होता है। तभी गांव के दूसरे साइड आवाज आने लगती है कि दीवार पर कुछ लिखा है, फौरन यहाँ पर आ जाओ। जब सारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो दीवार पर एड्स के बारे में कुछ लिखा होता है, और एक्चुअली इस दीवार के पास पहले डेनियल होता है। गुरुजा से कहने लगता है कि मैंने किसी को आवाज नहीं लगाई, मैं भी किसी की आवाज सुनकर यहाँ पर आया। तब जाके गुरुजा को समझ में आ जाता है कि किसी ने आवाज लगाकर इन सारे लोगों को गांव के उस पार ले आया। दूसरी तरफ हमको ये बात पता चलती है कि दीवारों पर नाम लिखने वाला और कोई नहीं, इस गांव का डॉक्टर होता है। जब वो डॉक्टर दीवार पर किसी का नाम लिखने वाला होता है, तभी उस डॉक्टर के पास इंस्पेक्टर माया आती है। कहने लगती है, वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या नाटक किया आपने। भूत दिखने का नाटक किया, मासूम बनने का नाटक किया। मतलब उस रात डॉक्टर को कुएं के पास कोई भी नजर नहीं आया था। डॉक्टर ने गांव में ये रूमर फैलाया था, और एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि मरने वालों को पहले बेहोशी की दवा दी गई। अब इस गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, इसी के पास बेहोशी की दवा हो सकती है। इस तरह से माया इस डॉक्टर को पकड़ लेती है। डॉक्टर माया से बचने की कोशिश करने लगता है, इन दोनों की भी हाथापाई होने लगती है। लेकिन फाइनली वो डॉक्टर माया को भी बेहोशी की दवा देकर किसी जगह पर लाकर बांध देता है। होश में आने के बाद पूछने लगती है, क्या आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहे हो डॉक्टर। डॉक्टर कहने लगता है, सैलू के लिए। माया कहने लगती है, अच्छा उस रखेल के लिए, लगता है उसने तुमको भी बहुत खुश किया। डॉक्टर गुस्से में आकर कहने लगता है, तुमको पूरी बात पता नहीं, तुमको सिर्फ आधी बात पता है। सैलू के बारे में तुम असली सच जानना चाहती हो। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक रात जब डॉक्टर किसी जगह पर जा रहा था तो रास्ते में सैलू बहुत ही जख्मी हालत में नजर आती है। डॉक्टर सैलू को अपने हॉस्पिटल लाकर इसका ट्रीटमेंट करने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर जब वो लड़का सैलू को मारा था ना, उसके बाद सैलू अपने घर से बाहर आती है। उस रात का इंसिडेंट है ये। सैलू डॉक्टर से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं, प्लीज आप ही मुझे मार दीजिए। उसके बाद सैलू से पूछने पर सैलू अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि इसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो डॉक्टर सैलू को शहर ले जाकर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाने लगता है। वो डॉक्टर सैलू को टेस्ट करके इस डॉक्टर को कुछ बातें बताने लगती है। एक्चुअली सैलू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, मतलब ना चाहते हुए भी इसकी बॉडी सेक्स चाहती है। नॉर्मल लड़की के अंदर जितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सैलू के बॉडी के अंदर 10 गुना ज्यादा हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। इसके काफी सारी वजह है, एक नहीं बता सकते, जैसे मेंटल डिप्रेशन, अकेलापन, दुख, दर्द, बचपन में हुए कुछ घटनाएं, कुछ भी हो सकता है। सैलू अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को जख्मी करने लगी। इसकी बॉडी पर काफी सारे जख्म भी है। सैलू को अब दवाइयों की नहीं बल्कि एक साथ की जरूरत है। सैलू को ऐसा महसूस दिलाए कि इस दुनिया में इसका कोई है। खैर यहाँ पर एक और बात यह है कि इस डॉक्टर की बेटी अपने ससुराल जाकर उसके ससुराल वालों ने इसकी बेटी को जलाकर मार दिया। तो ये डॉक्टर सैलू को अपनी बेटी मान बैठा, इसकी बहुत केयरिंग करने लगता है। सैलू की बीमारी धीरे धीरे कम होती रहती है। डॉक्टर माया से कहने लगता है, ठीक उसी समय सैलू की जिंदगी में
एक बंदा आया। दूसरी तरफ वो फोटोग्राफर वासु किसी जगह पर आकर उस किलर को ढूंढते रहता है। तभी वासु के सामने वो मास्क वाला बंदा आता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था, देवी माँ का मास्क पहन के रखता है। तो ये मास्क वाला बंदा वासु से फाइट करने लगता है। इन दोनों की भी जबरदस्त हाथापाई होती रहती है। इसी दरमियान में वासु इस मास्क वाले बंदे के पेट में चाकू से स्टैब कर देता है, लेकिन फिर भी वो बंदा अपना मास्क नहीं हटाता। लेकिन मौका देखकर वो मास्क वाला बंदा त्रिशूल लेकर वासु को मार देता है। यहाँ पर ये सीन्स बहुत ही अच्छे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर माया से कहने लगता है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर वक्त एक मास्क वाला बंदा सैलू को फॉलो करता रहा। एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया, उससे पूछा कि कौन हो तुम। बाद में वो डॉक्टर सैलू के सामने उस मास्क वाले बंदे को लाता है। वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं, इसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड रवि होता है। सैलू रोते हुए रवि को हक करने लगती है, कहने लगती है कि आज के बाद से तुम मुझसे कभी भी दूर मत होना। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बचपन में जब सैलू रवि के लिए जब उसके घर आई थी तो रवि का फादर सैलू के साथ गलत हरकतें करने लगा। तभी रवि वापस अपने घर आकर इस चीज को देख लेता है। सैलू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसी रात रवि अपने फादर को मार के अपने घर को आग लगा देता है और पीछे के रास्ते से बाहर भाग जाता है। गांव के लोग यही समझने लगे कि बाप बेटे दोनों जलकर मर गए। अब रवि का चेहरा थोड़ा सा जल जाने की वजह से रवि देवी माँ का मास्क पहनकर होता है हमेशा। प्रेजेंट डे पर रवि कहने लगता है कि उस दिन से लेते हुए आज तक मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं हुआ। हर वक्त तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे पीछे पीछे आता रहा। तुम्हारे खुशी में, दुख में, गम में, अकेलेपन में हर वक्त तुम्हारे आसपास ही था। मेरे फादर की हरकत की वजह से मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं अपना चेहरा तुमको दिखाऊं। अब मैं तुमको एक पल भी अपने से दूर नहीं करूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सैलू कहने लगती है, नहीं रवि, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं अपवित्र हूँ। रवि कहने लगता है, तुम्हारा शरीर अपवित्र है लेकिन तुम्हारा मन पवित्र है सैलू। डॉक्टर भी कहने लगता है कि तुम दोनों शादी करके इस गांव से कहीं दूर चले जाओ, अपने अतीत को भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत करो। दूसरे दिन डॉक्टर और रवि दूसरे गांव जाकर शादी के सामान खरीदकर जब वापस अपने गांव आते हैं तो गांव के काफी सारे लोग किसी जगह पर जाने लगते हैं। किसी बंदे से डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि सैलू कुएं में गिरकर मर गई। ये सुनने के बाद ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। फटाफट से उस पुराने कुएं के पास जाते हैं तो सच में वहाँ पर सैलू की लाश होती है। वहाँ से जब सारे गांव वाले चले जाते हैं तो रवि और वो डॉक्टर बहुत रोने लगते हैं। प्रेजेंट डे पर माया शॉक में रह जाती है, जिसका मतलब मारने वाला कोई और है। अगर सैलू को वो प्रॉब्लम थी तो तुम गांव वालों को बता सकते थे। डॉक्टर कहने लगता है कि लेडीज को जब पीरियड्स आते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे जाहिल लोगों को अगर मैं सैलू की प्रॉब्लम बताऊंगा तो क्या वो समझ पाएंगे। माया कहने लगती है, वैसे भी सैलू ने आत्महत्या कर ली, उसका बदला तुम लोग क्यों ले रहे हो। डॉक्टर कहने लगता है, सैलू ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। 6 लोगों ने मिलकर मार दिया उसे, 4 लोगों को तो हमने मार दिया। रवि 5वें बंदे वासु को मार चुका होगा अब तक। अब सिर्फ आखिरी बंदा बचा है, अब वो भी कुछ देर बाद मरने वाला है। माया पूछने लगती है कि कौन है वो बंदा। दूसरी तरफ जब प्रकाशम वापस अपने घर आता है तो प्रकाशम की बीवी पूछने लगती है, क्या उस हत्यारे के बारे में पता चला, कौन लिख रहा है वो। प्रकाशम अपने बीवी का गला पकड़ते हुए कहने लगता है, सब कुछ करके अब क्यों मासूम बन रही हो। मतलब वो छठवां शख्स और कोई नहीं, जमींदार की बीवी होती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक रात जब कुछ लोग सैलू का बलात्कार करने के लिए उसका पीछा करने लगे तो सैलू अपनी जान बचाने लगी। इस तरह से जब सैलू किसी जगह पर पहुंचती है तो उस कमरे में वासु और जमींदार की बीवी कांड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जमींदार की बीवी सैलू को देख लेती है। जमींदार की बीवी के अंडर में कुछ लोग काम करते रहते हैं। उन लोगों को बुलाकर कहने लगती है कि तुम लोग किसी भी तरह से उसको मार दो। इस तरह से उस दिन ये सारे लोग मिलकर सैलू को कुएं में डालकर मार देते हैं। एक्चुअली उसी दिन सैलू नई साड़ी पहनी होती है रवि से शादी करने के लिए। अब यही सच इस जमींदार को पता लग चुका होता है। गुस्से में आकर जमींदार अपनी बीवी को जलाकर मार देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर ये चीज अपनी आंखों से देख लेता है। दूसरी तरफ रवि को चोट लगी होती है ना, वही वासु ने इसके पेट में स्टैब किया। उसी कुएं के पास जाकर आत्महत्या कर लेता है। सुबह होने के बाद जब माया जमींदार के पास आकर इसकी बीवी के बारे में पूछती है तो जमींदार ये कहने लगता है, गांव की भलाई के लिए मेरी बीवी ने अपने आप को बलि दे दिया। दूसरे दिन डॉक्टर जमींदार का ट्रीटमेंट करते हुए पूछने लगता है, आपने अपनी बीवी को इतना महान क्यों बना दिया। जमींदार कहने लगता है,
मेरी बीवी साधु के भेष में रावण थी। अगर मैं सच बताता तो लोगों के अंदर अच्छाई के ऊपर भरोसा उड़ जाता। उसके बाद प्रकाशम पूछने लगता है, अब मेरे सवाल का जवाब दो, शैलू को किसने मारा, ये बात तुमको कैसे पता चली? बात यह है कि जो अंधा बंदा पुली होता है ना, वो एक्चुअली अंधा ही नहीं होता। लोगों से सिंपैथी हासिल करने के लिए पुली अंधा बनने का नाटक करता रहा। उस रात जब पुली कुएं के पास बैठकर दारू पी रहा था तो पुली ने उन 6 लोगों को शैलू को मारते हुए देख लिया और पुली यही बात रवि और डॉक्टर को आकर बताने लगता है। अब मेरे मन में एक सवाल है, जमींदार को अपनी बीवी की सच्चाई किसने बताई? इसका जवाब नहीं दिया। खैर इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।